नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी टाइम्स के आज के सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सारिका गुप्ता जी से, जो कि एमपी में वुशु की एकमात्र महिला ट्रेनर हैं, साथ ही नेशनल टीम की कोच हैं ये 2007 से, और 2009 में स्टेट लेवल का इन्हें विश्वामित्र अवार्ड मिला हुआ है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए, कहाँ से हुई और कैसे? मेरी पूरी एजुकेशन जबलपुर से ही हुई है। होम साइंस कॉलेज से मैंने बीएससी बायोकेमिस्ट्री में किया, देन यूनिवर्सिटी से मैंने बायोकेमिस्ट्री एमएससी में किया है और यूनिवर्सिटी की मैं टॉपर रही हूँ। उसके बाद मैंने डाइटेटिक्स में भी टॉप किया है एंड देन बीएड भी मैंने किया हुआ है, उसमें वो मैंने भोपाल यूनिवर्सिटी से किया था, उसकी भी टॉपर हूँ। ओके, तो इतने सारे आपने टॉपर्स के खिताब ले रखे हैं, फिर वुशु क्यों? मतलब अक्सर होता है ना कि डॉक्टर बनता है इंसान, इंजीनियर बनता है, मेनली इसी तरह का करियर चुनता है। हाँ, मुझे बायोकेमिस्ट्री में अच्छे ऑप्शंस मिले थे, जॉब भी मिली थी। मैं होम साइंस कॉलेज में एडॉक कमेटी में मुझे रख के एडॉक टीचर मुझे रखा गया था जी। बट मेरा पैशन शुरू से स्पोर्ट्स में था। जब मैं स्पोर्ट्स से शुरू किया था तब मैं बास्केटबॉल खेला करती थी, उसके बाद मैं मार्शल आर्ट में ज्वाइन किया मैंने। बेसिकली आई वॉज कराटे प्लेयर और जब मैं कराटे खेलती थी तो मुझे मज़ा आता था करने में। तो वो जो इंटरेस्ट था मेरा, जो पैशन था, वो एजुकेशन फील्ड पे थोड़ा सा भारी रहा हमेशा, तो मैंने अपना प्रोफेशन भी फिर स्पोर्ट्स फील्ड में ही चुना। बिल्कुल। आप ट्रेनिंग देती हैं तो स्टूडेंट्स का क्या परसेंटेज है, मेल और फीमेल? काफ़ी मेल फीमेल, मतलब मेरे पास अच्छे खासे नंबर्स में हैं, बट मैं अच्छे प्लेयर्स को अगर आइडेंटिफाई हम जो करते हैं तो हमारे स्टेट में मैंने देखा कि फीमेल प्लेयर्स का रेशो अच्छा है और मेरे पास जो अच्छे लेवल के प्लेयर्स हैं वो फीमेल प्लेयर्स ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो मेरे पास 60-40% का रेशो है बॉयज़ गर्ल्स का। जी, वैसे भी आजकल सभी लोग बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए चाहते भी हैं कि वो ट्रेनिंग लें। क्या आप ट्रेनिंग के साथ साथ कोई प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराती हैं अपने स्टूडेंट्स को? जैसे ये एक जो वुशु जिसकी मैं ट्रेनर हूँ वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा उसे मान्यता प्राप्त है और ऐसे स्पोर्ट्स जिन्हें मान्यता प्राप्त होती है सरकार से, उसमें करियर ऑप्शंस बहुत होते हैं, उसमें प्राइज मनी बहुत होती है, सरकार सुविधाएं बहुत देती है। तो जो हमें मेन जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही मिलता है, क्योंकि जो एक्चुअली जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जो मेरा अनुभव रहा है, वो ज़्यादातर गरीब घरों के होते हैं। उनको एक पैशन होता है स्पोर्ट्स में, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है। तो ऐसे बच्चे जो आते हैं वो थोड़े से गरीब फैमिली से ज़्यादा बिलोंग करते हैं और उनमें कुछ करने की जुझारू, उनकी क्षमता होती है। तो जब गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट करती है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है तो ये ग्रो करते हैं। और हम जो प्लेटफॉर्म, जैसे मैं वुशु एसोसिएशन ऑफ एमपी की सेक्रेटरी भी हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया में, और मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ की भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तो ये सारे जो एसोसिएशन है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ये बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि ओपन चैम्पियनशिप्स होती हैं, इनमें आप खेलें। यहाँ से बच्चे सिलेक्ट होते हैं, फिर नेशनल चैम्पियनशिप खेलते हैं, नेशनल के बाद इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेलते हैं। इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हो, चाहे नेशनल चैम्पियनशिप हो, चाहे स्टेट चैम्पियनशिप हो, जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे होते हैं, जो भी मेडलिस्ट बच्चे होते हैं, उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, जिससे इनका स्पोर्ट्स का खर्चा आसानी से निकल जाता है। जी, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेट करते हैं? अब तक इंडिया के लिए कितने मेडल्स ला चुके हैं? मेरे मोर देन 200 प्लेयर्स अभी तक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में भाग ले चुके हैं। और अगर हम मेडल्स की बात करें तो मोर देन 50 मेडल्स हम लोग जीत चुके हैं इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में। और जो हमारी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के कैटेगरीज अलग अलग हैं, कुछ चैम्पियनशिप में तो हम एक चैम्पियनशिप में भी हमारे 10-12 मेडल रहे हैं। और सिंस 2007 में इंडिया टीम को ट्रेनिंग करा रही हूँ, तब से अभी तक मैं काउंट करूँ तो 1000 के ऊपर होंगे मेरे मेडल्स टीम के। आपकी ट्रेनीज में से कितनों को गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है अभी? हमारे मध्य प्रदेश में मोर देन 150 प्लेयर्स हैं जो जॉब में हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के यहाँ पे जॉब हमको प्रोवाइड करती है सरकार। हमारे जो DOPT एक लिस्ट होती है जिसमें डिपार्टमेंट को एक लिस्ट जाती है कि स्पोर्ट्स कोटे में ये स्पोर्ट्स हैं, उस लिस्ट में वुशु इंक्लूडेड है। तो हर विभाग में, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट हो, या फोर्सेज हो, CRPF, ITBP और BSF
आर्मी, इन जी। सब में वुशु की पोस्ट निकलती हैं। और जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं 16-17 साल के होते हैं और हमारे पास से विदा हो जाते हैं। ओके। तो इनको जॉब मिल जाती है। तो मतलब कोई अच्छा मेहनत कर रहा है तो इतने करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे उनको, इतने सारे जगह इसके जॉब हैं कि बहुत आसानी से वो सेटल हो जाते हैं। जी। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि मार्शल आर्ट से ये किस तरह डिफरेंट है? हाँ, ये एक अच्छी बात है जो मैं हमेशा बताना चाहूँगी कि वुशु को मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट कहा जाता है। क्योंकि वुशु सबसे एंशिएंट टाइम में हम देखेंगे तो जब हमारे बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, इन्होंने वुशु जनरेट किया है। ये जंगलों में रहते थे, जंगली जानवरों से इनको अपनी सुरक्षा करनी होती थी, तो इन्होंने इस आर्ट को डेवलप किया। ये माइग्रेट करते हुए पूरी दुनिया में घूमे, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ इन्होंने इस आर्ट का प्रचार प्रसार किया। जब इनको एक आर्मी ने फिर ये अपना अडॉप्ट किया और फिर इसको जाके रिकॉग्नाइज नेम पहले कुंफू दिया गया, बाद में इसे वुशु दिया गया। तो बहुत ही प्राचीन खेल है। और हमारे देश में हम देखा जाए तो हमारे देश में जो कल्लरी पैट एक खेल है, बहुत फेमस है, विद्युत जामवाल जिसके बहुत आइकॉन माने जाते हैं, उन इस कल्लरी पैट को ही हम वुशु कह सकते हैं। ओके। ये हमारे देश का ही खेल है। ओके। आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, अगर हमारे कुछ लोग आज के नौजवान आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें? मेरे जबलपुर में तो काफ़ी जगह मेरे वुशु क्लासेस होते हैं, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश खेल विभाग की तरफ से रांची स्टेडियम में जगह दी हुई है वुशु खेल के लिए। और वहाँ हमारा वुशु का एरिना भी लगा हुआ है जिस पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा MLB स्कूल में भी ट्रेनिंग होती है और भी काफ़ी सारे स्कूल्स में हम ट्रेनिंग कराते हैं। अब एक पर्सनल सा सवाल कि आपकी फैमिली से आपको कितना सपोर्ट रहा? जब मैं खेला करती थी तो मेरी फैमिली का सपोर्ट था मुझे, ऐसा नहीं कहूँगी नहीं है, लेकिन मेरे पापा बहुत एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करते थे। हालांकि स्पोर्ट्स को वो हमें फिटनेस के लिए तो खुद ही हमें फिटनेस काफ़ी कराते थे और वो खुद ही बहुत फिट थे, बट वो हमेशा चाहते थे हम लोग सभी पढ़ाई अच्छे करें। तो मुझे तो टारगेट दिया हुआ था कि अगर 75% से नीचे मेरा स्कोर जाता है तो हमें स्पोर्ट्स छोड़ना है। तो हमने हमेशा मेंटेन किया क्योंकि हमें स्पोर्ट्स करना था। तो स्कोरिंग तो हमारी 80 के ऊपर ही रही हमेशा। और फिर हमने इतना तो सपोर्ट था कि हाँ खेलने देते थे। बाद में मैं तो मेरा बेटा 5 साल का हो गया तब तक खेलती रही हूँ। तो इन लॉज से भी इतना बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद मुझे छोड़ना पड़ा। बाद में जब मेरी जॉब लगी स्पोर्ट्स में तो फिर मैंने वापस से शुरू किया था, ताकि शादी के बाद थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। जी। अब आपके अचीवमेंट्स पर किस तरह रिएक्ट करते हैं वो? आज तो सभी प्राउड फील करते हैं। जब विश्वामित्र अवार्ड मिला था, मैं पहली विश्वामित्र अवार्डी थी मध्य प्रदेश में वुशु खेल में। और जब मुझे अवार्ड मिला था वो एक अपने आप में एक हिस्ट्री थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्कोर पे मिला था। उस समय तक मेरे बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल मेडल दे चुके थे और 3000 के ऊपर मुझे मार्क्स मिले थे, तो वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और उसके बाद तो मुझे मेरे फैमिली वाले मेरे नाम से कम मुझे विश्वामित्र ज़्यादा बुलाते हैं। जी। गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की हेल्प आप लोगों को मिलती है? गवर्नमेंट स्टेट चैंपियनशिप हो, नेशनल चैंपियनशिप हो या इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो, उनके क्राइटेरिया फिक्स हैं कि वो स्टेट में इतनी स्कॉलरशिप देंगे, नेशनल में इतनी देंगे, इंटरनेशनल में इतनी देंगे। और फिर इसमें स्पोर्ट्स की क्वालिफिकेशन भी अगर बच्चा अपने साथ साथ कर लेता है, जैसे NIS स्पोर्ट्स कोचेस की क्वालिफिकेशन है और BPEd MPEd करता है, तो उस हिसाब से वो जॉब भी देती है। और अब तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेले हुए हों या एशियन चैम्पियनशिप खेले हों, एशियन गेम्स खेले हों, ओलंपिक गेम्स खेले हों, ऐसे प्लेयर्स को डायरेक्ट रिक्रूट कर रही है और बहुत अच्छी सैलरी पे कर रही है, बहुत अच्छे A ग्रेड की जॉब दे रही है। आप आज जिस मुकाम पे हैं, यहाँ तक की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। बहुत स्ट्रगल भरी तो जर्नी रही है और बहुत पैशन से मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था। मैंने सबसे शुरू में बास्केटबॉल ज्वाइन किया। बाद में मैंने देखा कि मार्शल आर्ट के प्लेयर्स की बहुत फ़ोटो पेपर में छपती है और हम लोगों की कभी छपी नहीं, तो मैंने इसमें स्विच किया था जस्ट पब्लिसिटी देख के कि मार्शल आर्ट की पब्लिसिटी बहुत अच्छी है तो हम मार्शल आर्ट में जाते हैं। लेकिन जब मैंने मार्शल आर्ट सीखा उसके बाद मुझे लगा अगर मैं बास्केटबॉल खेलती रहती तो मैं जस्ट एक ग्राउंड पे बास्केटबॉल का एरिना पे उस फील्ड पे बस उतना ही कर सकती हूँ। लेकिन मार्शल आर्ट सीख के मुझे लगा ये मैं पर्सनल मेरे बेनिफिट की चीज़ है, क्योंकि जब मैं सीखती थी क्लास 11th में थी तो एक इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ रेल में। एक लड़के ने मुझे, रश था बहुत, तो हम चढ़ रहे थे गाड़ी में, तो उसने मुझे पीछे से
गलत तरीके से पकड़ा, तो मैंने उसको मैं मार्शल आर्ट अच्छा खासा सीख चुकी थी, तो उसको मैंने एक पंच मारा, तो मुझे उस दिन फील हुआ कि ये मैंने कुछ ऐसा सीखा है कि मेरे पर्सनल यूज में काम आ रहा है। बाद में ये मेरे करियर ऑप्शन, तो हम उस समय इतना सोचते भी नहीं थे, बाद में धीरे धीरे इसमें मैंने अपना करियर भी बना लिया। तो मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट एक ऐसी फील्ड है कि आप अपना उसमें करियर बना पाए ना बना पाए कोई बात नहीं, बट आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, तो ये आपको जिंदगी भर काम देता है बजाय दूसरे स्पोर्ट्स के। जी, अगले कुछ सालों में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? अभी मैं जूनियर टीम की चीफ कोच हूँ, अब चाहती हूँ कि सीनियर टीम की चीफ कोच कभी बनूँ, और हमारे स्टेट का अवार्ड ले चुकी हूँ, नेशनल सेंट्रल लेवल पे अवार्ड लेना चाहती हूँ। अब देखती हूँ उसमें कितना सक्सेस हो पाते हैं, कोशिश पूरी है। बिल्कुल, तो आपका जो भी सपना है, सी टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं हम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इस तरह खुलकर बातचीत करने के लिए। तो ये थी सारिका गुप्ता जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हमें दी हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इससे ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो देखते रहिए सी टाइम्स।